बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बीटी बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी इसका चैप्टर नंबर 7 है। इसका 3.3 पॉइंट है, टॉपिक्स है, ठीक है ना। ये हम करते हैं इसमें तो लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो आप एक इकोनॉमी के अंदर कैसे चेक कर सकते हो कि टोटल एक्टिविटी लेवल कितना हो रहा है, आप उसको टोटल को प्लस कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है। ये पेस्ट इश्यूज़ के अंदर ये आता है, पॉलिटिकल एनालिसिस जो होता है, और आपके पास इकोनॉमिकल सोशियो टेक्नोलॉजिकल पेस्ट के अंदर ये चीज़ आती है। तो ये इकोनॉमिक इश्यूज़ के अंदर आता है कि आपने कैसे चेक करना है कि इंडस्ट्री के अंदर आपके पास एग्रीगेट डिमांड एक कंट्री के अंदर उसमें कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स आप इसमें इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर C+AC इसका फार्मूला है, AD एग्रीगेट डिमांड, C+I+G प्लस X-M, ठीक है। तो C कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जो लोग यूज़ कर लेते हैं चीज़ को बाय करके, ठीक है ना, वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद I फॉर इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है ना, जो फर्म्स और इन्वेस्टमेंट्स करती हैं अपनी कंपनी के अंदर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट क्योंकि बोरो कर रही होती है या वो लोगों से कलेक्ट करके टैक्स की सूरत में फिर वो स्पेंड करती है, तो ये भी डिमांड को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चीज़ों को बना के सेल करना होता है, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भेजना होता है, तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी, और इसके अंदर जो दूसरे मुल्कों से आपने मंगवानी होती है चीज़ें, इम्पोर्ट जिसको कहेंगे, तो इम्पोर्ट इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। तो फर्म्स की ओवरऑल जितनी भी आपके पास प्रोडक्शन होती है फर्म्स की, ठीक है ना, वो इसके अंदर आएगी। हायर डिमांड अगर आपकी होगी तो इसका मतलब होता है ज़्यादा आउटपुट आपको चाहिए, तो ज़्यादा जब आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा हायर करोगे, ठीक है ना, और इकोनॉमी जो होती है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ब्रदर इसके अंदर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कंज्यूमर्स के अंदर आपके कंज्यूमर्स भी होंगे और आपके बिजनेसेस भी होंगे। वो अगर ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव हैं एक इकोनॉमी के बारे में, तो वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है ना। हायर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि लोगों की स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी, लोग चीज़ें या सर्विसेज को भी ज़्यादा बाय करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह उनके नेक्स्ट उनके ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड जो होती है इससे इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर का ऑप्टिमिस्टिक होना यहाँ पे ज़रूरी होता है। और इसी तरह आपके पास बिजनेसेस अगर एक इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अगर उनको लगता है कि इस बिज़नेस से उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएगी, ज़्यादा इनको प्रॉफिट अच्छा आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा आएगा, तो वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हायर बिजनेस कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट्स लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। इससे ज़्यादा फैक्ट्रीज लगती हैं, ज़्यादा मशीनरीज बाय होती है और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो कॉन्फिडेंस जब रिड्यूस होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, तो उसकी रीजंस क्या क्या होती हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाए तो फिर भी कॉन्फिडेंस यूज़र्स का, कंज्यूमर्स का कम होता है। महंगाई ज़्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा हो जाए, या कोई डिज़ास्टर्स अगर आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए कंट्री के अंदर, उसकी वजह से भी उनकी जो कॉन्फिडेंस होता है कंज्यूमर का वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है कैपिटल, ठीक है ना। अगर कैपिटल ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करोगे, उससे आपको ज़्यादा रिटर्न होगा, तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ज़्यादा मशीनरीज बाय करना, ज़्यादा स्टॉक्स बाय करना, ज़्यादा वो प्रोडक्शन ज़्यादा करना, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बैंक अपना कम कर देते हैं उसकी वजह से भी कैपिटल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बैंकों से चीप मिल रहा होता है, इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा के बैंक को इंटरेस्ट उसका वापस कर देते हैं, बाकी उनका अपना प्रॉफिट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, उसकी स्पेंडिंग कितनी है और उसकी इनकम कहाँ से, टैक्सेशन मतलब टैक्स से कितना वो अर्न कर रही है, टैक्स होता है, ड्यूटीज़ होती है, आपकी बिल्स होते हैं डिफरेंट जो गवर्नमेंट आपसे ले रही होती है, ठीक है ना। तो वो उससे उनकी टोटल उनकी इनकम आती है और उसको जो स्पेंड करती है फिस्कल पॉलिसीज़ के अंदर वो सारा डिफाइन होता है कि कैसे उन्होंने इसको स्पेंड करना है, ठीक है ना। तो इससे जो आपकी स्पेंडिंग होती है वो बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देती है तो उससे कॉन्फिडेंस, जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस होता है वो हार्म होता है, उसके ऊपर हैमर लगता है, मतलब वो शेक हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड आपकी गिरना शुरू हो जाती है। एक्सचेंज रेट मूवमेंट, अगर किसी कंट्री की
करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए। मतलब उसके जो हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें पहले 300 का डॉलर मिलता था, अब हमें 290 रुपये का डॉलर मिल रहा है, तो इसका मतलब है हमारी करेंसी जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। अगर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए, जिन्होंने माल बाहर भेजना होता है, उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि उनको डॉलर्स के अगेंस्ट अब कम पैसे मिलेंगे। पहले उनको $1 के अगेंस्ट 300 रुपया मिलता था, जब वो डॉलर्स के अंदर चीज़ों को बाहर की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर सेल करते थे तो उनको 300 रुपीज़ मिलते थे। अब उनको डॉलर के अगेंस्ट अगर 290 या 280 का हो गया तो उनको 280 रुपये मिलेंगे, ठीक है, या 290 रुपये उनको मिलेंगे, तो ये इनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, मतलब उनको कॉस्टली पड़ेगा, ये उनको फ़ायदा कम होगा। और लेकिन इंपोर्ट जो होती है वो चीप हो जाती है। इंपोर्ट चीप होने का मतलब है कि पहले आपको अगर बाहर से आपने कोई प्रोडक्ट बाई करनी है तो आपको 300 का डॉलर लेके फिर करनी पड़ती थी। अब आपको 280 रुपये का, अगर 280 का हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गई आपकी करेंसी, तो आपको 280 का डॉलर बाय करके आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, मतलब चीज़ें बाय करनी पड़ेंगी। तो ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, इसलिए इंपोर्ट आपकी चीपर हो जाएगी, सस्ती आपकी इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इससे इस इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम होती है अगर आपकी मतलब करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी आप लेके आते हो, नए वर्किंग प्रैक्टिसेस होती हैं, लर्निंग कर्व का इफेक्ट होता है, और उससे बिजनेस की एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं, एफिशिएंटली इफेक्टिव वर्क फोर्स आपकी होती है, तो वो बेहतर काम करती है, तो कॉस्ट को लो कर देती है, ठीक है। उसकी वजह से बिजनेस की आउटपुट ज़्यादा हो जाती है और उसको बिजनेस का ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। फैक्टर जो कि बिजनेस के एक्टिविटी लेवल के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं, ये हमने पहले पढ़े हैं। इसके दो थोड़ा सा पॉइंट्स है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ कि 2008 के अंदर जब ग्लोबल रिसेशन आया तो यूके ने अपना टैक्स जो है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और लोगों ने ज़्यादा चीज़ें बाई करना शुरू कर दी, लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई, ठीक है ना। और उसके बाद ये एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट था इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ताकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करे, ठीक है। और इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा बैंक से बोरो अमाउंट हुई, ठीक है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमी का रिवाइवल पॉसिबल हुआ। होप यू लाइक द वीडियो, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।